जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2021 का दिन है और दोस्तों सोमवार के दिन इस साल का इतिहास बनने जा रहा है। जी हाँ, अपने देश की जो वित्त मंत्री है ना दोस्तों, निर्मला जी सीतारमण, वो आज भारत देश का यूनियन बजट 2021 जो है दोस्तों वो घोषणा हो चुकी है। और इसी के साथ जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस साल नए बजट 2021 के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या महंगा हुआ है, क्या क्या सस्ता हुआ है। वैसे दोस्तों स्पेशली ये जो बजट है ना वो आजादी के बाद यानी कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बजट होने वाला है। जिस तरह से कोरोना काल के अंतर्गत पूरे देश में लॉकडाउन का दौर रहा था और उस लॉकडाउन में दोस्तों सब कुछ एक साथ थम सा गया था, जिसके मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, लोगों की नौकरियां चली गई और साथ ही दोस्तों बहुत सारे बड़े नुकसान भी हुए देश के अंतर्गत। तो दोस्तों इस बजट के अंतर्गत सब कुछ व्यवस्थित होने वाला है। साथ ही दोस्तों ये जो बजट है ना वो खास एक महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हर साल जो है ना वो बजट पेपर के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, मतलब कागज पर लिख कर वित्त मंत्री जो दोस्तों संसद भवन में जाती है, वहाँ से बजट का ऐलान करती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ये जो बजट है ना वो डिजिटली हो रहा है, डिजिटल तरीके से पेपरलेस बजट जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ये बजट जो है ना स्पेशली जिस समय अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है, किसान परिवार जो है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर उतरे हुए हैं, तो उनके लिहाज से भी यह बजट कुछ खास माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर की यूनियन बजट 2021 के अंतर्गत क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, किन किन चीजों के दाम बढ़े हैं, किन के घटे हैं, किन चीजों के ऊपर टैक्स की रेट बढ़ी है और सरकार की दोस्तों आगे की क्या प्लानिंग है, कितनी नौकरियां नई आने वाली है और सरकार जो है ना बजट के अंतर्गत किस किस लेवल पर किस किस फील्ड में कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है। बजट क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, आपको महीने की अगर 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, माना कि 10,000, 15,000, 20,000 जो भी सैलरी मिलती है, सैलरी के दिन दोस्तों आप एक प्लानिंग बनाते हैं कि इस 10,000 रुपए को अपने को कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। जैसे घर के राशन का सामान लाना है, बच्चों की फीस जमा करवानी है या फिर लाइट का बिल जमा करवाना है दोस्तों, वगैरह वगैरह कितना जो कुछ खर्चा किया जाता है ना, उस खर्चे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। इसी तरह से भारत देश के अंतर्गत सरकार की जो वित्त मंत्री होती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है ना, वो बजट के आधार पर पूरे साल भर की देश के अंतर्गत प्लानिंग करती है। तो इस साल भारत देश की क्या क्या है प्लानिंग दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। देश में वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बजट की बड़ी घोषणा की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि मोदी सरकार अगले साल भी यहीं आए और राज करे दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे का लाल बटन का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है ना उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए बजट को लेकर यहाँ पर जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि बजट 2021 लाइव अपडेट शुरू हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले तो टाइमिंग जानते हैं। तो दोस्तों आज यानी कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए केंद्र का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री का जो ये भाषण है ना सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। वैसे तो निर्मला सीतारमण का कहना है कि बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके मिनी बजट होने के संकेत दिए हैं। ऐसा में देखना दिलचस्प यह है कि दोस्तों 11 बजे से शुरू होने वाला ये बजट आखिर कब तक चलता है। चलिए बजट का जो लाइव प्रसारण आप दोस्तों दूरदर्शन पर देख सकते हैं, पीआईबी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या फिर पीआईबी के यूट्यूब लिंक पर भी देख सकते हैं, या दोस्तों हमारे ओपीएस न्यूज चैनल के ऊपर भी आप दोस्तों लाइव अपडेट जो देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना दोस्तों कि हम आपको आसान भाषा में इस बजट के बारे में अपडेट्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पर जो राज्य के वित्त मंत्री है ना दोस्तों अनुराग जी ठाकुर का कहना है कि भारत जो है आत्मनिर्भर होने वाला है। पहले क्या होता था ना, भारत चाइना पर निर्भर करता था या विदेशों की अन्य कंपनियों पर निर्भर करता था। आज चाइनीज प्रोडक्ट इतनी ज्यादा भारत देश में हो चुके हैं दोस्तों, जिनके मद्देनजर हम चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन इस साल जिस तरह से मोदी सरकार ने चाइना के साथ व्यापार को भी बैन कर दिया, चाइना की जो कुछ एप्लीकेशन कंपनीज वगैरह थी उनको भी बैन कर दिया है। अब मोदी सरकार का लक्ष्य जो है ना वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। तो ये जो बजट है ना वो इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इस नए बजट में क्या क्या महंगा होने वाला है, क्या क्या सस्ता होने वाला है, और उसके बाद ये जानेंगे कि दोस्तों इस बजट में सरकार की जो प्लानिंग है वो किस किस फील्ड के ऊपर कितने कितने पैसे खर्च करने की। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं आखिर इस बजट में क्या क्या महंगा होने जा रहा है, क्या क्या सस्ता होने जा रहा है। आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोगों के पास पैसे की कमी के कारण बाजार में मांग में भी कमी देखने को मिली है। बाजार में उत्पादन और मांग के चक्र को संतुलित करने के लिए नए बजट में कई वस्तुओं पर टैक्स की रेट घटाई जा सकती है। चलिए क्या क्या सस्ता होगा। तो दोस्तों इस साल 2021-22 के बजट में फर्नीचर का कच्चा माल, केमिकल का माल, तांबा, भंगार, दूर संचार के उपकरण जैसे मोबाइल, टेलीकॉम वगैरह इनके जो प्रोडक्ट्स उपकरण है, रबड़ उत्पाद पर होने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। रबड़ उत्पाद में जैसे कि टैक्स की रेट घटा दी जाएगी। उससे क्या क्या फायदा होगा आपको बताऊं दोस्तों कि जो रबड़ से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि टायर ट्यूब वगैरह जो आपकी मोटरसाइकिल, कार या फिर यहाँ पर साइकिल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना, टायर ट्यूब, रबड़ से बने खिलौने, रबड़ से बने
प्रोडक्ट्स, ये सभी चीजें सस्ती हो जाएगी। नए बजट में तांबे के भंगार पर लगने वाला आयात शुल्क भी घटाया जा सकता है। चलिए, उसके अलावा नए बजट में क्या क्या प्रयास रहेगा गवर्नमेंट का, आपको बता दें भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्नीचर के कच्चे माल के कुल निर्यात का सिर्फ 1% ही निर्यात करता है। यानी कि फर्नीचर का जो एक्सपोर्ट है ना, वो भारत देश का केवल 1% है। इसको बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत का मुकाबला इस क्षेत्र में चाइना और वियतनाम जैसे देशों से है। भारत कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेगा। नए बजट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है। चलिए, आखिर इस बजट में क्या क्या महंगा होगा, आपको बता दें इस साल के यूनियन बजट 2021-22 के बजट में किन किन चीजों के दाम में बढ़ोतरी होगी, तो इसको लेकर अभी फाइनली कुछ भी प्लानिंग नहीं की जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर के जो डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें है ना, उनके भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। नए बजट में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्लोथ ड्रायर जैसी चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कई चीजों पर होने वाली जो मूल रूप से आम आदमी के जीवन में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है ना, उसके दौर में भी प्रभावित करेगी। अच्छा, नए बजट के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में भी दोस्तों अपडेट सामने आ सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह का यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। चलिए, स्टार्टअप दोस्तों यहाँ पर नए बजट के अंतर्गत कंपनियां जो है ना, कंपनियों के शेयर, उनकी जो हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह से टैक्स में छूट मांगी है। स्टार्टअप कंपनियों का कहना है कि स्टार्टअप के लिए R&D और अन्य निवेश बेहतर है। इस समय सरकार की पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर पर ध्यान देना होगा। मतलब दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे आसान शब्दों में बताऊं तो इस साल नए बजट के अंतर्गत सरकार जो है वो दोस्तों देश में नई नई कंपनियों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नई कंपनियां लागू होना या नई कंपनियां बनना, जिसको ही दोस्तों स्टार्टअप कहा जाता है। तो जिस तरह से देश में नई नई फैक्ट्रियां बनेगी, नई नई कंपनियां बनेगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देश का आर्थिक विकास होगा। और जो प्रोडक्ट अगर भारत देश में ही बनेंगे तो उसकी रेट कहीं ना कहीं कम होगी, लोगों में रोजगार बढ़ेगा, टैक्स की इनकम बढ़ेगी, माल का आवागमन होगा दोस्तों हर तरह से। जैसे कि माल बनेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट का अंतर्गत भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलेगा। एक फैक्ट्री के अंतर्गत लगभग 50 तरह के बिजनेस का विस्तार होता है। तो नए बजट में सरकार का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। चलिए, आखिर में चर्चा करते हैं दोस्तों कि नए बजट में सरकार किन किन चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी, किन किन चीजों पर कम पैसा खर्च करेगी। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी से पहले भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 365 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज का पैक बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 365 दिन तक आपको एक भी रुपए का रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं होगी, हमारी न्यूज टीम की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों इस साल के बजट में आखिर किन किन चीजों पर सरकार का कितना कितना फोकस होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि इस साल नए बजट के अंतर्गत फार्मा रिसर्च पर सरकार खर्च बढ़ा सकती है। कोरोना महामारी के बाद इस पर कोई भी बड़ा ऐलान हो सकता है। जी हाँ, दरअसल मतलब जो मेडिकल लाइन है अपने भारत देश की, फार्मा रिसर्च है दोस्तों, दवाइयों की कंपनियां है, वो नई नई कंपनियां भारत देश में आ सकती है। और नर्सेज वगैरह डॉक्टर्स की जो कमी है दोस्तों, इसमें नई भर्तियां निकल सकती है। कुल मिलाकर मेडिकल लाइन में सरकार की प्लानिंग और भी ज्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल ई नाम को लेकर बजट में खास ऐलान होने वाला है, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, सरकार इसके ऊपर खर्च बढ़ा सकती है। मतलब कि दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है, किसान परिवार जैसे अपने फसल को है ना, वो दोस्तों घर बैठे ही बेच सकते हैं, उसकी नीलामी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंतर्गत। अच्छा, उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खर्च और दायरा बढ़ सकता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसान जो है उनकी फसल को खराब कर जाते हैं। ऐसे में इसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना को शुरुआत किया था, और इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए जो है ना वो लगभग 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में बीमा के अंतर्गत सरकार जो खर्च का दायरा बढ़ा सकती है। पिछले बजट में ऐलान किया गया किसान रेल और कृषि उड़ान योजना पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से इस सेक्टर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। ऐसे में किसान रेल और कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा देकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल की जो कीमत दिलाने का लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। और वहीं आपको बता दें कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। सरकार किसानों के लिए विशेष रूप से टैक्स या सब्सिडी का सहारा भी दे सकती है। सरकार लगातार कृषि प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश में है, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश में है। बजट में मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध पालन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। और वहीं बजट में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। सरकार वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसी महत्वपूर्ण विशेष इकाई का ऐलान कर सकती है। साथ ही नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राहत का ऐलान भी किया जा सकता है। और वहीं MSME सेक्टर को राहत देने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कंपनियों को टैक्स में छूट, प्रोत्साहन, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि दोस्तों घरेलू कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे इस इंडस्ट्री को फायदा मिल सके और देश की इनकम बढ़ सके, देश में रोजगार बढ़ा सके। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य रहा है कि भारत देश में रोजगार को किसी भी सेक्टर तक, किसी भी लेवल तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। लोगों में दोस्तों रोजगार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, उनके
जीवन स्तर में सुधार होगा। नहीं तो दोस्तों बेरोजगारी होगी, अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग बाग ठाले रहेंगे, जिससे अपराध बढ़ेगा और अपराध के साथ ही दोस्तों देश का और परिवार का जीवन स्तर का सुधार जो है वो घट सकेगा। चलिए नए बजट में विशेष क्या क्या होगा। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना के फायदे और भी ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। अभी पेंशन योजना के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्स में छूट। ये स्कीम 60 साल की उम्र के लोगों को 1000 से लेकर 5000 की मिनिमम गारंटेड मंथली पेंशन देती है। इसे बढ़ाने का ऐलान भी हो सकता है। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6000 रूपए की रकम को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाकर 10,000 रूपए किया जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि 6000 रूपए की जो रकम है वो काफी नहीं है। ऐसे में देश के सभी किसान परिवारों को हर साल 10,000 रूपए की सहायता राशि जो है गवर्नमेंट के द्वारा देने का लक्ष्य जो है उसका ऐलान किया जा सकता है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकती है ताकि किसानों को और भी ज्यादा फायदा हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रूपए तक का जो लोन दिया जाता है, जो बाजार के मुकाबले बहुत ही कम ब्याज की रेट पर होता है, जिससे और भी ज्यादा गवर्नमेंट जो बढ़ा सकती है। हालांकि 80C के अंतर्गत मिलने वाली टैक्स की छूट की राशि को भी सरकार जो है वो बढ़ा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बजट है ना, जिस तरह से देश में कोरोना काल और लॉकडाउन का जो ऐलान हुआ था, उससे भारत देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रफ्तार है ना वो थम से गई थी। तो उसके मद्देनजर भारत देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, आम लोगों में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, भारत देश में इनकम बढ़ाने के लिए दोस्तों इस तरह के नए बजट का ऐलान जो यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। वैसे दोस्तों आप किस सेक्टर में काम करते हैं, आपको इस साल सरकार से क्या उम्मीद है, बजट में दोस्तों आप महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या चाहते हैं, आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।